इस खास दस्तावेज की परतों को खोलते हैं और इसके हर पहलू को उसके असली मायने को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है भारत का संविधान जी। और ठीक उसके नीचे उद्देश्य का, यानी एक परिचय है, एक तरह की भूमिका है हमारे देश के सबसे बड़े कानून की किताब भारत के संविधान की। सही कहा। ये हमें इशारा देता है कि इस विशाल किताब का लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। बिल्कुल, एक तरह से ये पूरे संविधान का सार है। और ये कहानी शुरू होती है इन जादुई शब्दों से, हम भारत के लोग। ये पढ़ते ही अलग सा एहसास होता है ना, जैसे ये किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की सामूहिक आवाज हो। ये एहसास बिल्कुल सही है। ये 3 शब्द ही इस पूरे दस्तावेज का कह सकते हैं आधार हैं। इनका मतलब है कि ये संविधान किसी बाहरी शक्ति ने, किसी राजा या शासक ने हम पर थोपा नहीं है। इसे बनाने वाले, इसे स्वीकार करने वाले और इसे अपने ऊपर लागू करने वाले हम खुद हैं, भारत के नागरिक। हम खुद। हाँ, सारी शक्ति, सारी संप्रभुता का स्रोत जो है वो जनता है। ये संविधान हमारी अपनी इच्छा, हमारी अपनी आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये लोकशाही की सबसे गहरी घोषणा है। कमाल है, यानी इस देश के असली मालिक हम लोग हैं और ये संविधान हमारा अपना बनाया हुआ है। ये सोचिए कितनी सशक्त है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद वाक्य आगे बढ़ता है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए। अब ये थोड़ा भारी शब्द लग सकता है सुनने में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या है सरल शब्दों में? देखिए, सरल शब्दों में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है पूरी तरह से आजाद, मतलब अपने फैसले खुद करने वाला। भारत अब किसी दूसरे देश के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं है, जैसा कि आजादी से पहले था। अच्छा। चाहे देश के अंदरूनी मामले हों, जैसे कानून बनाना, नीतियां तय करना, या बाहरी मामले, जैसे किस देश से दोस्ती करनी है, कौन सी संधि करनी है, इन सब पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत का है। कोई और देश हमें हुक्म नहीं दे सकता। हम अपने मालिक खुद हैं। तो मतलब अपनी किस्मत का फैसला खुद करने की पूरी आजादी, ये हुई बात। अब अगला शब्द है समाजवादी। ये शब्द भी काफी चर्चा में रहता है। प्रस्तावना में इसका क्या स्थान है? हाँ, समाजवादी। देखिए, यहाँ समाजवादी शब्द का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जहाँ देश के संसाधनों यानी धन, दौलत और उत्पादन के साधनों का बंटवारा वो इस तरह से हो कि उसका फायदा समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे। अच्छा। इसका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना। कोशिश ये है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई घटे और सभी को विकास के आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। अच्छा। जी हाँ, इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। अच्छा, तो ये बाद में शामिल हुआ, सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लक्ष्य को और स्पष्ट करने के लिए शायद। बिल्कुल। इसके ठीक बाद एक और महत्वपूर्ण शब्द आता है, पंथ निरपेक्ष। इसका क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्ष, या जिसे सेक्युलर कहते हैं, इसका मतलब है कि राज्य का यानी सरकार का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। कोई स्टेट रिलीजन नहीं। हाँ, कोई स्टेट रिलीजन नहीं। सरकार की नजर में सभी धर्म समान हैं और वो सभी धर्मों का बराबर आदर करेगी। किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म या आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने, उसका पालन करने, पूजा पाठ करने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी, जब तक कि वो कानून व्यवस्था, नैतिकता और दूसरों के अधिकारों का हनन न करे। अच्छा। और समाजवादी शब्द की तरह ही पंथ निरपेक्ष शब्द भी 1976 में 42वें संशोधन द्वारा ही प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यानी सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, किसी का पक्ष नहीं लेगी, सबको बराबर मानेगी। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते। अगला हिस्सा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। इसमें 2 महत्वपूर्ण शब्द जुड़े हुए हैं, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। पहले लोकतंत्रात्मक को समझते हैं। लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेसी, जिसका सीधा मतलब है लोगों का शासन। लोगों का शासन। हाँ, यहाँ सत्ता किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह के हाथ में नहीं होगी, बल्कि अंतिम शक्ति जनता के पास होगी। जी। सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी, जैसे हम वोट डालकर अपने सांसद, विधायक चुनते हैं। हाँ। और वो सरकार जनता के प्रति ही जवाबदेह होगी। अगर सरकार ठीक काम नहीं करती तो जनता उसे अगले चुनाव में बदल सकती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। शासक जनता चुनती है और वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जनता ही सरकार बनाती है और हटाती है।
और फिर है गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका क्या अर्थ है? गणराज्य का मतलब है कि देश का जो सर्वोच्च पद है, जो राष्ट्र का प्रमुख है, जैसे भारत में राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति, वो पद वंशानुगत नहीं होगा, मतलब हेरिडिटरी नहीं होगा। अच्छा। यानी ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा या राष्ट्रपति का बेटा ही अगला राष्ट्रपति। देश का प्रमुख भी एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। हाँ, होता है। कोई भी योग्य भारतीय नागरिक सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। पद किसी खानदान की जागीर नहीं होगा। समझ गए। तो अगर हम इन सभी शुरुआती विशेषणों को एक साथ देखें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये मिलकर भारत की एक तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। एक ऐसा देश जो बाहरी तौर पर आजाद है, अंदरूनी तौर पर बराबरी की कोशिश करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, जहां जनता का राज है और जहां सर्वोच्च पद पर कोई राजा नहीं बल्कि चुना हुआ प्रतिनिधि बैठता है। आपने बिल्कुल सटीक तरीके से इन शब्दों के सार को पकड़ा है। ये 5 शब्द मिलकर हमारे राष्ट्र के मूल चरित्र, उसके बुनियादी आदर्शों को परिभाषित करते हैं। ये वो नींव है जिस पर आगे की इमारत खड़ी होती है। अब प्रस्तावना आगे बढ़ती है और बताती है कि ये संविधान अपने नागरिकों को क्या देना चाहता है। लिखा है, तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी अब बात हो रही है नागरिकों के अधिकारों और आश्वासनों की। जी। सबसे पहला वादा है न्याय का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ 3 तरह के न्याय की बात की गई है। इन्हें थोड़ा विस्तार से समझाइए। हाँ, ये तीनों न्याय मिलकर ही पूर्ण न्याय का रूप लेते हैं। देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, रंग या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भेदभाव नहीं। हाँ, कानून और समाज की नजर में सब बराबर होंगे, सबको समान सामाजिक अवसर मिलेंगे, किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाएगा। फिर आता है आर्थिक न्याय। इसका मतलब है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। हर किसी को अपनी योग्यता अनुसार रोजगार पाने और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का अवसर मिले। देश के संसाधनों का वितरण ऐसा हो कि धन कुछ ही हाथों में केंद्रित ना हो जाए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम करने का प्रयास हो। ठीक है। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। इसका मतलब है कि देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का समान अधिकार हो। हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार, चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार और सरकारी पदों पर नियुक्ति पाने का समान अवसर मिलना चाहिए। अच्छा। किसी को भी उसके धर्म, जाति, लिंग आदि के कारण इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। तो सामाजिक बराबरी, आर्थिक अवसर और राजनीतिक भागीदारी, ये तीनों मिलकर न्याय सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल। न्याय के बाद संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता का आश्वासन देता है। लिखा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं तो हमारी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्वतंत्रताएं वास्तव में एक व्यक्ति और एक लोकतंत्र के विकास के लिए ऑक्सीजन की तरह हैं। विचार की स्वतंत्रता मतलब आप किसी भी विषय पर सोचने, अपनी राय बनाने के लिए आजाद हैं। कुछ भी सोचने की आजादी। हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको अपनी सोच, अपने विचारों को बोलने, लिखने, कला के माध्यम से या किसी और शांतिपूर्ण तरीके से प्रकट करने की आजादी देती है। हालांकि ये आजादी असीमित नहीं है। इस पर देश की सुरक्षा, नैतिकता, मानहानि जैसे कुछ तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हाँ, वो तो है। आगे है विश्वास की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी दर्शन, विचारधारा या मान्यता में यकीन रखने या न रखने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर धर्म की स्वतंत्रता, जो आपको अपनी पसंद का कोई भी धर्म अपनाने या किसी भी धर्म को न मानने की आज़ादी देती है। और अंत में उपासना की स्वतंत्रता, जो आपको अपने चुने हुए धर्म या विश्वास के अनुसार पूजा पाठ, प्रार्थना या इबादत करने के तौर तरीके अपनाने की छूट देती है। ये 5 स्वतंत्रताएं नागरिक को मानसिक और आत्मिक रूप से स्वतंत्र बनाती हैं। न्याय और स्वतंत्रता के बाद प्रस्तावना बात करती है समता की, यानी बराबरी की। लिखा है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इन 2 तरह की समता का क्या अर्थ है? देखिए, प्रतिष्ठा की समता यानी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब है कि देश के सभी नागरिक कानून के समक्ष बराबर हैं,
किसी की प्रतिष्ठा या हैसियत उसके जन्म, जाति, धर्म, लिंग या धन दौलत से तय नहीं होगी। कानून की नजर में सब एक। हाँ, कानून सबके लिए एक समान होगा और सबको समान संरक्षण देगा। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है। और अवसर की समता का मतलब है कि सभी नागरिकों को सार्वजनिक जीवन, विशेषकर सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर इन अवसरों से वंचित नहीं किया जाएगा। सबको बराबर मौके? जी हाँ, समाज के वंचित वर्गों को बराबरी पर लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत सबको समान अवसर देने का है। यानी कानून की नज़र में सब बराबर और सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका। और ये सब कुछ, ये न्याय, ये स्वतंत्रता, ये समता हर नागरिक को प्राप्त कराने के लिए, मतलब ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं। संविधान का लक्ष्य है कि ये आदर्श हकीकत बने। बिल्कुल यही उद्देश्य है। अब प्रस्तावना एक कदम और आगे जाती है, व्यक्ति के महत्व पर जोर देती है। लिखा है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। इसका क्या अभिप्राय है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। व्यक्ति की गरिमा का मतलब है हर इंसान का आत्मसम्मान, उसकी इज्जत, उसका मानवीय गौरव। संविधान यह मानता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी साधारण क्यों न हो, सम्मान का हकदार है। हर इंसान की इज्जत। हाँ, राष्ट्र और समाज का कर्तव्य है कि वो ऐसी परिस्थितियां बनाए जिनमें हर व्यक्ति गौरवपूर्ण जीवन जी सके, किसी को भी अपमानित महसूस ना कराया जाए। नागरिक सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक सम्मानित इकाई है। ये व्यक्ति को राज्य से ऊपर रखता है, क्योंकि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। बहुत खूब। हर इंसान की इज्जत और व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ देश के जुड़ाव की भी बात है। आगे लिखा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता और अखंडता, इनमें क्या अंतर है? देखिए, राष्ट्र की एकता, यूनिटी ऑफ द नेशन, एक मनोवैज्ञानिक भावना है, एक एहसास कि हम सब अपनी तमाम विविधताओं, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र के बावजूद एक हैं, एक राष्ट्र हैं, भारतवासी हैं। हम सब एक हैं वाली भावना। जी। ये अपनेपन और भाईचारे की भावना है जो हमें जोड़ती है। और अखंडता, वहीं अखंडता एक कह सकते हैं भौगोलिक और राजनीतिक अवधारणा है। इसका मतलब है कि भारत का भूभाग अविभाज्य है, इसे तोड़ा या बांटा नहीं जा सकता। अच्छा। देश का कोई भी हिस्सा अलग होने की मांग नहीं कर सकता। ये देश की सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित करता है। यहां भी ये ध्यान देने वाली बात है कि अखंडता शब्द भी मूल प्रस्तावना में नहीं था, ये भी बाद में जुड़ा। जी हाँ, इसे भी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के साथ 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। शायद उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्र की अविभाज्यता पर जोर देने के लिए। अच्छा। तो एकता मतलब हम सब एक हैं वाली भावना, और अखंडता मतलब देश को तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। इन सबको व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये बंधुता क्या है और ये बाकी चीजों को कैसे सुनिश्चित करती है? बंधुता का सीधा और सरल अर्थ है भाईचारा। फ्रेटर्निटी। भाईचारा। हाँ, ये वो भावना है जो हमें सिखाती है कि हम सब एक ही भारत माता की संतान हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब हमारे अंदर ये भाईचारे की भावना मजबूत होगी, तभी हम एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र का हो। और जब हम एक दूसरे को भाई समझेंगे, तभी हमारे मन में देश की एकता को बनाए रखने का जज्बा पैदा होगा। क्या? और हम मिलकर देश के अखंडता की रक्षा करेंगे। इसलिए बंधुता वो सीमेंट है जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता दोनों को मजबूती से जोड़कर रखती है। तो ये सारे ऊंचे आदर्श, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इन सब को पाने और बढ़ाने के लिए क्या संकल्प लिया गया? प्रस्तावना कहती है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में। यानी ये कोई हवाई बातें नहीं थी, बल्कि संविधान बनाने वाली सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ ये लक्ष्य तय किए थे। बिल्कुल, एक पक्का इरादा था। और ये दृढ़ संकल्प किस दिन लिया गया? तारीख स्पष्ट रूप से अंकित है। आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब महीनों की मेहनत और बहस मुबाहिसे के बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया, इसे अपनाया। जी हाँ।
इसीलिए तो हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। सही कहा, कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसी तारीख के साथ कोष्ठक में एक और तिथि दी गई है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये क्या दर्शाता है? ये उसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 की भारतीय पारंपरिक पंचांग विक्रम संवत के अनुसार तिथि है। अच्छा, विक्रम संवत वाली। हाँ, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि, वर्ष 2006 विक्रमी। इसका उल्लेख शायद ये दिखाने के लिए किया गया कि हमारा संविधान भले ही आधुनिक मूल्यों और विचारों पर आधारित हो, लेकिन वो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। एक जुड़ाव दिखाता है। हाँ, परंपरा और आधुनिकता का एक संगम दिखाता है। और अब हम प्रस्तावना के बिल्कुल अंतिम शब्दों पर आते हैं। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये 3 शब्द, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इनमें क्या गहरा अर्थ छिपा है? ये 3 शब्द आप कह सकते हैं पूरे संविधान को अपनाने की प्रक्रिया और उसके पीछे की भावना को समेट लेते हैं। अंगीकृत करते हैं, अडॉप्ट का मतलब है हम भारत के लोग इस संविधान को खुले मन से अपनी मर्जी से स्वीकार करते हैं, इसे अपना मानते हैं, अपनाते हैं। हाँ, ये बाहर से थोपा हुआ नहीं, हमारा अपना है। ठीक। अधिनियमित करते हैं, इनैक्ट का मतलब है हम इसे विधि का, कानून का रूप प्रदान करते हैं। ये अब देश का सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ बन गया है, जिसके अनुसार देश का शासन चलेगा। हम इसे कानूनी मान्यता और शक्ति देते हैं, इसे कानून बनाते हैं। जी। और सबसे शक्तिशाली शब्द है आत्मार्पित करते हैं, गिव टू आवरसेल्व्स। इसका मतलब है हम भारत के लोग इस संविधान को बना के किसी और को नहीं बल्कि स्वयं अपने आप को ही सौंप रहे हैं, खुद को ही सौंप रहे हैं। हाँ, ये फिर से उस शुरुआती वाक्य हम भारत के लोग पर लौटता है। हमने इसे बनाया है, हम इसे कानून बना रहे हैं और हम ही इसे अपने ऊपर लागू कर रहे हैं अपने भविष्य को दिशा देने के लिए। ये लोक संप्रभुता का चरम बिंदु है। तो ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना, शब्दशः, लाइन दर लाइन, हर शब्द जैसे एक मोती जिसे बड़ी बारीकी से पिरोया गया है। ये सिर्फ एक औपचारिक शुरुआत नहीं है, बल्कि ये उन सपनों, उन आदर्शों का घोषणा पत्र है जिनके लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। बिल्कुल। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, ये वो मूल्य हैं जिन पर हमारे राष्ट्र निर्माता एक महान भारत का निर्माण करना चाहते थे। ये हमें रोज याद दिलाता है कि ये देश कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। ये प्रस्तावना एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हमें रास्ता दिखाती है, हमें हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की याद दिलाती है। ये एक आईना भी है जिसमें हम देख सकते हैं कि हम इन आदर्शों के कितने करीब पहुंचे हैं। और यहीं पर एक विचार उठता है जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करेगा। आज जब हम संविधान को अपनाए हुए 7 दशक से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं, तब हम भारत के लोग के रूप में हम अपनी इस सामूहिक विरासत और जिम्मेदारी को कितना समझते और निभाते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। प्रस्तावना के ये महान आदर्श, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, क्या ये सिर्फ किताब के पन्नों में रह गए हैं या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे समाज और हमारी राजनीति में भी उतर पाए हैं? इन आदर्शों को जमीनी हकीकत बनाने के लिए अभी हमें और क्या करना बाकी है? ये सवाल मुझे लगता है आत्ममंथन के लिए जरूरी है।